स्टूडेंट्स, हिंदी की सीरीज़ को 10th क्लास की आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा चैप्टर 5 है, नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। नागार्जुन जी का जन्म 1911 में हुआ, दरभंगा जिले के सतलखा नामक गांव में। 1911 में दरभंगा जिले के सतलखा नामक गांव में हुआ और उनका देहांत 1998 में हो गया। नागार्जुन जी प्रगतिवादी कविता के प्रगतिवादी जो काल था हमारा 1936 से 1943 तक जो चला था, उनके लेखक माने जाते हैं। यानी इनका जो स्वभाव था वो प्रगतिवादी था। इनके द्वारा जो कविता लिखी गई है वो है यह दंतुरित मुस्कान। आइए इसके छोटे क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, श्री नागार्जुन जी किस राज्य के रहने वाले थे? तो नागार्जुन जी बिहार के रहने वाले थे। नागार्जुन जी का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र जी। नागार्जुन जी का वास्तविक नाम क्या है स्टूडेंट्स? वैद्यनाथ मिश्र। कवि ने श्रीलंका में जाकर कौन सा धर्म अपना लिया था? तो कवि ने श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नागार्जुन जी का देहांत कब हुआ था? 1998 ईस्वी में। नागार्जुन जी की कविता का नाम है फसल और एक दंतुरित मुस्कान। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दंतुरित मुस्कान में कवि के ध्यान आकर्षण का मुख्य केंद्र क्या है? कवि का जो नन्हा बच्चा है वो उनके ध्यान आकर्षण का मेन बिंदु है, मुख्य बिंदु है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान किस में भी जान डाल देगी, मृतक में, मरे हुए में भी बच्चे की मुस्कान जो है वो जान डाल देगी। कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहे हैं? तो कवि की झोपड़ी में स्टूडेंट जलजात खिल रहे हैं, यानी फूल खिल रहे हैं। चिर प्रवासी में इतर वाक्यांश में चिर प्रवासी का मतलब होता है कवि, यानी कि चिर प्रवासी में इतर वाक्यांश में चिर प्रवासी का मतलब स्टूडेंट्स कवि। किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कवि कठिन पाषाण भी पिघल गया होगा? बच्चे के का स्पर्श पाकर जो पाषाण है हमारा वो भी पिघल गया होगा। दही, घी, शहद, जल और दूध का योग जो देवता अतिथि के सामने रखा जाता है, दंतुरित मुस्कान कविता में किसे कहा गया है? इसे मधुपर्क को। मधुपर्क के लिए इन सब का प्रयोग किया गया है। अनिमेष देखने का मतलब होता है लगातार देखना, बगैर आंखें झपकाए लगातार किस चीज़ को देखना, अनिमेष देखने का अर्थ होता है। मधुपर्क किसकी उंगलियां करती है? माँ की। छोटे बच्चे के स्पर्श मात्र में कौन से फूल झड़ते हैं? छोटे बच्चे के स्पर्श मात्र से ही शेफालिका के फूल झड़ने लग जाते हैं। किसके स्टूडेंट से? शेफालिका के फूल झड़ने लग जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका, कवि पाषाण पिघल कर क्या बन गया होगा? कठिन जो हमारा पाषाण है वो पिघल कर जल बन गया होगा। प्रस्तुत कविता में किसकी आंखें चार होने की बात कही गई है? तो इस कविता में कवि और बच्चे की आंखें चार होने की बात कही गई है। कवि ने फसल को किसकी नदियाँ का जादू कहा गया है? ढेर सारी नदियों का जादू कहा गया है। फसल में किसकी प्रधानता है? तो स्टूडेंट फसल में प्रकृति की प्रधानता है। फसल के लिए जादू का काम कौन करता है? इस कविता में फसल के लिए जादू का काम नदियों का पानी करता है। फसल कितने हाथों के स्पर्श की गरिमा होती है? तो फसल जो होती है स्टूडेंट्स वो करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा होती है। फसल किसके स्पर्श की महिमा है? तो यहाँ फसल जो है वो हाथों के स्पर्श की महिमा है। फसल कविता की भाषा की विशेषता कैसी है? फसल भाषा की विशेषता की कविता स्टूडेंट्स बोलचाल है। फसल को किसका सिमटा व संकोच कहा गया है? फसल को हवा की थिरकन का सिमटा व संकोच कहा गया है। फसल किसका रूपांतरण है? इस कविता में जो फसल है वो सूर्य की किरणों का रूपांतरण है। नेक्स्ट लेसन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका मंगलेश डबराल जी का। मंगलेश डबराल जो है वो आधुनिक हिंदी कवि के पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। मंगलेश डबराल जी आधुनिक हिंदी कवि और पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 1948 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफलपानी नामक गांव में हुआ। कहाँ पर हुआ? 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफलपानी गांव में हुआ और इनका जो देहांत है वो 2020 में हुआ। 2020 में इनके द्वारा जो लिखी गई वो है शीर्षक कविता का सार वो है संगतकार, यानी कि मंगलेश डबराल जी ने संगतकार लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा, श्री मंगलेश डबराल जी किस प्रदेश के रहने वाले थे? उत्तराखंड के रहने वाले थे। नेक्स्ट को संगतकार की आवाज़ कैसी कही गई है? संगतकार की जो आवाज़ है वो भारी कही गई है। मुख्य गायक का गला किस में बैठता है? मुख्य गायक का जो गला होता है स्टूडेंट्स वो तार सप्तक में बैठता है। संगतकार शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल जी के द्वारा संगतकार कविता लिखी गई है। संगतकार शब्द का प्रतीकार्थ होता है सहयोगी। जो साथ गाने वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं? संगतकार बोलते हैं।
संगतकार कौन सी रचना है? संगतकार एक कविता है। किसकी आवाज़ को कमज़ोर व काँपती हुई बताया गया है? संगतकार की आवाज़ को कमज़ोर व काँपती हुई बताया गया है। संगतकार का क्या काम है? मुख्य गायक की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाना ही संगतकार का मेन काम होता है। प्रस्तुत कविता में स्थाई या टेक को छोड़कर गीत के चरण को अंतरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गीत के चरण को अंतरा बोलते हैं। नौ सीखिया का मतलब होता है इसने अभी अभी सीखना प्रारंभ किया है, यानी नया सीखने वाले के लिए क्या प्रयोग किया गया? नौ सीखिया। नेक्स्ट आपका मुख्य गायक की गरज में, यहाँ गरज का मतलब क्या होता है? गरज का मतलब है यहाँ पर ऊंची गंभीर आवाज़। ऊंची गंभीर आवाज़ के लिए यहाँ पर गरज शब्द का प्रयोग किया गया है। स्थाई किसे कहा गया है? स्थाई यहाँ पर गीत की मुख्य टेक के लिए, जो गीत की मुख्य टेक होती है उसके लिए यहाँ पर स्थाई शब्द प्रयुक्त किया गया है। अनहद का कविता के संदर्भ में क्या अर्थ होता है? अनहद का कविता के संदर्भ में अर्थ है असीम मस्ती। तार सप्तक किसे कहा गया है? तार सप्तक सरगम के ऊंचे स्वर को कहा गया है। किस कारण से मुख्य गायक की आवाज़ साथ नहीं देती? गला बैठ जाने के कारण जो उनकी आवाज़ साथ नहीं देती। मुख्य गायक को एहसास कौन दिलाता है कि वह अकेला नहीं है? संगतकार। संगतकार एहसास दिलाता है कि वो अकेला नहीं है। मुख्य गायक का स्वर किस में खो जाता है? अंतरेक की जटिल तान में मुख्य गायक का स्वर गुम हो जाता है। संगतकार के धीमे स्वर में क्या निहित होता है? संगतकार जो होता है उसके धीमे स्वर में मनुष्यता, कि मनुष्यता को नहीं भूलता, उसको याद करके ही वह अपने स्वर को आगे बढ़ाता है। मुख्य गायक के साथ स्वर साधने वाला कौन होता है? संगतकार होता है। सरगम का क्या अर्थ होता है? सरगम का अर्थ होता है स्वरबोध। मुख्य गायक के भारी स्वर का उपमान क्या है? चट्टान। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन आपका नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा जो आपका गद्य खंड से लिया गया है और यह स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया है। स्वयं प्रकाश हिंदी के प्रमुख कहानीकार माने गए। इनके द्वारा ज़्यादातर कहानियाँ लिखी गई हैं। इनका जन्म 1947 में इंदौर में हुआ है। कहानीकार माने गए हैं। इनका जन्म 1947 में इंदौर में हुआ है और इनका जो स्वर्गवास निधन है वो 2019 के अंदर हुआ है। नेताजी का चश्मा जो शीर्षक पाठ का सार के बारे में पढ़ेंगे, जो किसके द्वारा लिखा गया है? स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया है। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, नेताजी का चश्मा पाठ का लेखक कौन है? तो अभी आपने पढ़ा नेताजी का चश्मा जो पाठ है उसके लेखक जी स्वयं प्रकाश हैं। हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? पान खाने के लिए वह कस्बे में रुकते थे। नेक्स्ट आपके पास नेताजी की प्रतिमा किसने बनाई थी? नेताजी की जो प्रतिमा है वो ड्राइंग मास्टर जी ने बनाई थी। नेताजी के प्रतिमा बनाने वाले मास्टर जी का नाम पूछा हुआ है, तो मास्टर जी का नाम था मोतीलाल। नेताजी की मूर्ति वाले कस्बे से हालदार साहब कब गुजरते थे? हर 15वें दिन वह वहाँ से गुजरते थे। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी हुई थी? संगमरमर की बनी हुई थी। नेताजी की मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार का नाम क्या था? मोतीलाल, क्योंकि मोतीलाल ने मूर्ति बनाई थी इसलिए मूर्तिकार का नाम क्या हुआ? मोतीलाल। मूर्ति की ऊंचाई थी 2 फुट। मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 2 फुट थी। सुभाष चंद्र बोस ने प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? चश्मा नहीं था, चश्मा लगाना भूल गए थे। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा किसने लगाया था? कैप्टन चश्मे वाले ने चश्मा लगाया था, कैप्टन चश्मे वाले ने। मास्टर जी का नाम था मोतीलाल। इसकी बनी हुई थी संगमरमर की, और जो प्रतिमा बनाई थी वो बनाई थी ड्राइंग मास्टर ने। चश्मा लगाया था कैप्टन चश्मे वाले ने। कहानी के नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब की हालत क्या हुई? उनकी आंखें भर आई। सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब की आंखें भर आई। क्वेश्चन है, पान वाले के उदास होने का क्या कारण बताया गया है? कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु भी पान वाले के उदास होने का कारण बताया गया है। हालदार साहब किसे देखकर अवाक रह गए थे? हालदार साहब चश्मे वाले कैप्टन को देखकर दंग रह गए थे। मूर्ति पर सरकंडे चश्मा देखकर हालदार साहब कैसे खड़े थे? अटेंशन में खड़े थे। मूर्ति पर चश्मे देखकर सरकंडे का वह अटेंशन में खड़े हो गए। हालदार साहब नेताजी की प्रतिमा के चश्मे के बदलने के बारे में किससे पूछा? पान वाले से पूछा कि चश्मा रोज कौन बदलता है। प्रस्तुत पाठ में कैप्टन कौन है? प्रस्तुत पाठ में जो कैप्टन जी वो हमारे चश्मे वाले हैं। नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाले पात्र कौन कौन से हैं? पान वाला ही सबसे देशभक्तों का अनादर करने वाला पात्र है। नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है? देशभक्ति। इसमें देशभक्ति के बारे में बताया गया है। नेताजी का चश्मा जो है पाठ में पान वाला कैसा आदमी है? वो मोटा भी है, काला भी है और खुश मिजाज भी है, यानी कि उपयुक्त सभी। मोटा, काला, खुश मिजाज। हालदार साहब को हर बार कस्बे से गुजरते समय किस बात की आदत पड़ गई थी?
उसे चौराहे पर रुकने की आदत पड़ गई थी, वहाँ पर पान खाने की और मूर्ति को भी ध्यान से देखने की। 3 बातें थी, चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। ये शब्द किसने कहे गए हैं? ये शब्द पान वाले ने कहे हैं। नेताजी की मूर्ति टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कितनी ऊंचाई पर थी? 2 फुट। कितनी ऊंचाई पर थी? 2 फुट। देशभक्ति की भावना किस पर निर्भर करती है? देशभक्ति की भावना मन पर, यानी कि मनुष्य के मन पर निर्भर करती हैं। हालदार साहब किसकी देशभक्ति के सामने नतमस्तक थे? हालदार साहब कैप्टन वाले के सामने नतमस्तक थे। चश्मे वाले देशभक्ति के प्रति नतमस्तक कौन था? चश्मे वाले देशभक्ति के प्रति हालदार साहब नतमस्तक थे। हालदार साहब को ध्यान से देखने के बाद अपनी लाल काली बत्ती सी किसने दिखाई थी? पान वाले ने। यानी हालदार साहब को देखने के बाद अपनी लाल काली बत्ती सी पान वाले ने दिखाई थी। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत जो है हमारा वो राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा गया है, और राम वृक्ष बेनीपुरी जी हिंदी के सुप्रसिद्ध निबंधकार हैं। क्या माने गए हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी? निबंध, यानी कि निबंध रचना करने वालों में बाल गोविंद भगत यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी का प्रसिद्ध नाम जो लिया जाता है वो निबंध के रूप में लिया जाता है। इनका जन्म 1899 ईस्वी में बिहार प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के छोटे से गांव बेनीपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 1899 में बिहार प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के छोटे से गांव बेनीपुर में हुआ था। इनका निधन 1968 ईस्वी में हुआ था। और जो बाल गोविंद भगत हैं वो हमारी राम वृक्ष बेनीपुर जी के द्वारा लिखे गए। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक का नाम पूछा हुआ है, तो बता था आपको राम वृक्ष बेनीपुरी जी। बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? 60 वर्ष से अधिक उनकी आयु थी। बाल गोविंद भगत किसके आदर्शों पर चलते थे? कबीर के। बाल गोविंद भगत जी कबीर के आदर्शों पर चलते थे। बाल गोविंद भगत कैसे कद के, मंझोले कद के व्यक्ति थे। बाल गोविंद भगत ने फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? कबीर पंथी मठ में, क्योंकि कबीर के भक्त थे तो पहले अपनी फसल को वह कबीर पंथी मठ में ले जाया करते थे। लेखन रोपनी किसे कहा गया है? रोपनी या धान की रोपाई से है। बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते हैं? धान के पौधे को लगाते हैं। बाल गोविंद भगत का जो रंग है वो कैसा था? गोरा चिट्टा। कद मंझोला और जो रंग है वो गोरा चिट्टा था। बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता है? ईश्वर की भक्ति का भाव उनके गीतों में व्यक्त होता है। नेक्स्ट है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। इस पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? मनुष्य को ही मुसाफिर कहा गया है। कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगते थे? प्रभात फेरी शुरू करने लगते थे। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा? जादू। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने जादू कहा। बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील थी कि पतोहू का दोबारा से विवाह करवाए। बाल गोविंद भगत की जो मृत्यु का कारण था उसके बेटे की, वो था बीमारी। बाल गोविंद भगत की प्रभात फेरियाँ कब तक चलती थी? फागुन मास तक उनकी प्रभात फेरियाँ चलती थी। बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने के लिए साधन से जाते थे, पैदल चलकर जाते थे। बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु पर अंतिम संस्कार में आग किसने दिलाई थी? उसकी पतोहू ने। बाल गोविंद भगत के घर से गंगा 30 कोस दूर थी। कितनी दूर थी गंगा? वहाँ से 30 कोस दूर थी। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? उनका एक ही बेटा था। बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? खंजड़ी। बाल गोविंद भगत जी खंजड़ी को बजाते थे। बाल गोविंद भगत किसके पदों का गायन किया करते थे? कबीर के पदों का गायन किया करते थे। बाल गोविंद भगत में तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा, यह आखिरी दलील किसने रखी थी? उसकी पतोहू ने रखी थी। बाल गोविंद भगत कबीर दास को क्या कहकर पुकारते थे? साहब। बाल गोविंद भगत जी कबीर को साहिब कहकर पुकारते थे। बाल गोविंद भगत के बेटे का अंतिम संस्कार किसने किया? उसकी पुत्रवधू ने किया। बाल गोविंद भगत जी अपने घर से गंगा स्नान के लिए पैदल आने जाने के लिए 4 से 5 दिन का समय लगाते थे। नेक्स्ट आपके पास लखनवी अंदाज, यह यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है। लखनवी अंदाज किसके द्वारा लिखा गया स्टूडेंट्स? यशपाल जी के द्वारा। यशपाल हिंदी के कहानीकारों में हैं। यशपाल जी का जो नाम लिखा जाता है वो हिंदी के प्रमुख कहानीकारों में से लिया जाता है। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। 3 दिसंबर 1903 को पंजाब के
फिरोजपुर छावनी में हुआ और इनकी जो मृत्यु है वो 26 दिसंबर 1976 को मृत्यु हो गई। कब स्टूडेंट से? 26 दिसंबर 1976 को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, लेखक ने लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ में किस पर कटाक्ष या व्यंग्य किया है? तो पतनशील जो सामंती वर्ग होता है, लेखक ने इस अंदाज से उन पर व्यंग्य किया गया है। किस पर? पतनशील सामंती वर्ग पर। ट्रेन के सेकंड क्लास डिब्बे में 1 वर्ष पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के कैसे सज्जन पालथी मार कर बैठे हुए थे? स्पेदपोश। नवाबी नस्ल के एक स्पेदपोश पालथी मारे बैठे हैं। स्पेदपोश का यहाँ पर भद्र पुरुष से मतलब है, यानी कि स्पेदपोश का अर्थ है भद्र पुरुष। स्पेदपोश सज्जन ने तौलिए पर कौन सी वस्तु रखी हुई थी? स्पेदपोश सज्जन ने तौलिए पर खीरे रखे हुए थे। आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ होता है नजरें बचाना, जी चुराना। लेखक की दृष्टि से खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? खीरा यहाँ मामूली लोगों के वर्ग का प्रतीक है। खीरा यहाँ पर मामूली लोगों के वर्ग का प्रतीक है। नवाब साहब ने खीरे की फाकों को किस प्रकार देखा था? सतृष्ण आंखों से खीरे की फाकों को देखा था। नवाब साहब ने खीरे की फाकों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? खानदान रईसों का अंदाज दिखाने के लिए कि वह खानदान रईस से बिलोंग करते हैं, इसलिए वह खीरे को नीचे फेंक रहे हैं। खीरा लजीज होता है लेकिन होता हस्कील। नामुराद मेले पर बोझ डाल देता है। ये शब्द किसने कहे? यह शब्द नवाब साहब के द्वारा कहे गए थे। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स, ज्ञान चक्षु खुलने का अर्थ होता है ज्ञान हो जाना। ज्ञान चक्षु खुलने का अर्थ होता है ज्ञान होना। गाड़ी के डिब्बे में कौन बैठा था? गाड़ी के डिब्बे में नवाबी नस्ल का व्यक्ति बैठा हुआ था। लेखक के अनुमान में प्रतिकूल क्या था? कि डिब्बा खाली नहीं था, यही उसके प्रतिकूल स्वभाव था। नवाब साहब ने पलकें क्यों मूंद ली थी? आनंदित होने का दिखावा करने के कारण उन्होंने अपनी पलकें मूंद ली थी। नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? उसका सूंघ कर। लजीज होता है लेकिन होता स्कील या स्कील शब्द का अर्थ होता है आसानी से ना पचने वाला। स्कील का मतलब क्या होता है? आसानी से न पचने वाला। मुफस्सिल की पसंद ट्रेन चल पड़ने पर उतावली से फुकार रही थी, या मुफस्सिल का अर्थ क्या होता है? केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान को यहाँ पर मुफस्सिल बोला गया है। यशपाल ने खीरे को क्या माना था? एक अपदार्थ वस्तु माना था। लखनऊ के खीरे की विशेषता थी लजीज की। लखनऊ का जो खीरा है वो लजीज है। नवाब साहब रेलगाड़ी में किस श्रेणी में बैठे हुए थे? सेकंड श्रेणी में बैठे हुए थे। नेक्स्ट है, खीरा काट रहे नवाब साहब को लेखक ने कैसे देखा? कनखियों के स्वभाव से उनको देखा। रेलगाड़ी में बर्थ पर बैठे नवाब साहब के सामने कितने ताजे खीरे रखे हुए थे? 2 ताजे खीरे रखे हुए थे। नवाब साहब ने अपनी जेब से क्या निकाला? चाकू निकाला। चाकू निकाल कर खीरे को छीनने लग गए। खीरे की फाको खिड़की से बाहर फेंक कर नवाब साहब ने तौलिए से क्या किया? हाथ और अपने होठ को पोंछ लिया। खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा है। पनियाती शब्द का मतलब होता है रसीली, यानी पनियाती शब्द का यहाँ पर रसीली से प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास एक कहानी है भी मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखी गई है। मन्नू भंडारी जी का जो नाम है कथाकारों में, उपन्यासकारों में, नाटककारों में बड़े आदर से लिया जाता है। मन्नू भंडारी जी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को जिला मंदसौर मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ, यानी कि 3 अप्रैल 1931 को जिला मंदसौर मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु 2021 में हुई थी। इन्होंने उपन्यास भी लिखे। महाभूस, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, स्वामी, सारे उपन्यास हैं हमारे मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखे गए हैं। नाटक में है बिना दीवारों का घर, और बाल साहित्य में आस माता और कलवा भी इनके द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी ने किसके जीवन को वर्णित किया गया है? तो मन्नू भंडारी ने अपनी कविता अपने पिताजी के जीवन को वर्णित यानी कि वर्णन किया गया है। मन्नू भंडारी के किस विषय में एमए प्राप्त की थी? मन्नू भंडारी ने एमए हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। मन्नू भंडारी की माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के किस शहर में संपन्न हुई थी? अजमेर में। मन्नू भंडारी की रचना आपका बंटी किस विधा में लिखी गई है? तो मन्नू भंडारी की जो आपका बंटी है वो एक उपन्यास है। मन्नू भंडारी की सम्मानीय पसंदीदा प्राध्यापिका का नाम है शीला अग्रवाल। उनकी टीचर्स का नाम क्या है? शीला अग्रवाल है। उनके पति का नाम राजेंद्र है। 10वीं उन्होंने 1945 में पास की थी। लेखिका ने 10वीं 1945 में पास की थी। अजमेर से पहले लेखिका के पिताजी कहाँ रहते थे? इंदौर में। अब अजमेर आ गए थे, अजमेर से पहले वे इंदौर में रहते थे।
लेखिका के पिताजी इंदौर में से अजमेर क्यों आ गए थे? क्योंकि उनको एक आर्थिक झटका लगा था, उससे निपटने के लिए वह इंदौर में आ गए थे। लेखिका के पिता का शब्दकोश विषयवार था, उनको विषयवार ज्ञान था। नेक्स्ट है, उस मनोवैज्ञानिक तत्व का नाम लिखे जिसके बीच मनु भंडारी के पिता जीते थे। अंतर्विरोध। उस मनोवैज्ञानिक तत्व का नाम है अंतर्विरोध। लेखिका महानगरों में किसकी कमी को महसूस करती हैं? पड़ोस संस्कृति की। महानगरों में पड़ोसी ना होने की जो संस्कृति है उसको महसूस करती हैं। लेखिका मनु भंडारी के मन में कौन सी हीन भावना क्रांति कर जाती है? काले रंग का होना। मनु भंडारी का रंग काले रंग का होना, इसलिए उसकी हीन भावना बन जाती है। पिताजी अजमेर से कौन से मोहल्ले में रहते थे? ब्रह्मापुरी मोहल्ले में रहते थे। पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी यश लिप्सा। उनके पिताजी की पुस्तकों का साम्राज्य रहता था अव्यवस्थित, यानी कि पुस्तकों का साम्राज्य अव्यवस्थित रहता था। लेखिका के पिता ने रसोईघर को नाम दिया था बटियार खाना। रसोईघर का नाम क्या था? बटियार खाना। अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग बासनबाजी के लिए कहाँ इकट्ठा हुआ करता था? चौपड़ पर इकट्ठा हो जाया करता था। लेखिका कौशी के घर किस सामान्य व्यक्ति के बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया था? अम्बालाल से। मनु भंडारी की माता का सबसे बड़ा गुण कौन सा था? सहन शक्ति। मनु भंडारी जी की माता का सबसे बड़ा गुण था उनकी सहन शक्ति। नेक्स्ट लेसन स्टूडेंट्स आपका नौबत खाने में इबादत लिखा गया है यतीन्द्र मिश्र जी के द्वारा। इनका जन्म 1977 में राम जन्मभूमि अयोध्या में हुआ। कहाँ पर हुआ? राम जन्मभूमि अयोध्या में 1977 में। और 1999 में वे विमला देवी फाउंडेशन नामक एक सांस्कृतिक न्यास का संचालन कर रहे थे। इसका संबंध साहित्य और कलाओं के संवर्धन से भी था। 1977 में राम जन्मभूमि अयोध्या में उनका जन्म हुआ और 1999 तक वह विमला देवी फाउंडेशन नाम सांस्कृतिक न्यास का संचालन भी कर रहे थे। नौबत खाने में इबादत जो है वो इनके द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, नौबत खाने में बाद पाठ के लेखक का नाम है स्टूडेंट यतीन्द्र मिश्र। इनका जन्म 1977 ईस्वी में हुआ था। यतीन्द्र मिश्र जी किस राज्य के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले थे। इन्होंने किस भाषा में एमए की परीक्षा पास की थी? हिंदी में एमए की परीक्षा पास की थी। लाखों सजदे इस पर सच्चे सुर की बात में खुदा के आगे झुकते हैं। सजदे का मतलब होता है सिर। सजदे का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर सिर। नौबत खाने के बाद किस प्रकार की साहित्यिक विधा है? एक व्यक्ति का चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया हुआ है। अरब देश में बजाए जाने वाले वाद्य, इसकी नाड़ी नरकट या रीढ़ होती है, उसे क्या गाया गया है? नरकट या रीढ़ नाड़ी को नय कहा गया है। पंचगंगा घाट किस शहर में है? बनारस में है। अमीरुद्दीन का जन्म किस राज्य में हुआ स्टूडेंट्स? बिहार के डुमरा गांव में अमीरुद्दीन का जन्म हुआ था। अमीरुद्दीन का ननिहाल काशी में था। बिस्मिल्लाह खां की रीढ़ कितने मिनट के अंदर में गीली हो जाया करती थी? 15 से 20 मिनट में ही गीली हो जाया करती थी। बिस्मिल्लाह खां का देहांत कितने वर्ष की आयु में हुआ था? 90 वर्ष। खान साहब कितने वर्ष तक खुदा के आगे सच्चे सुर की बात में झुकते थे? 80 वर्ष तक वह इबादत खाने के आगे झुकते थे। नेक्स्ट है, अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? शमसुद्दीन। शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक का नाम था बिस्मिल्लाह खां। शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? रीढ़ का। शहनाई को बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग करते थे। शहनाई बजाने के प्रयोग में आने वाली रीढ़ किससे बनाई जाती थी? नरकट से बनाई जाती थी। उस मंदिर का नाम लिखे जिसमें बिस्मिल्लाह खां को रोज़ अठन्नी मेहनताना मिलता था। बालाजी। संकट मोचन मंदिर काशी की दिशा में है? दक्षिण में। नरकट नामक घास डुमराव में किस नदी के पास पाई जाती है? सोन। मुहर्रम में गमज़दा माहौल में अलग कभी कभी सुकून के क्षणों को बिस्मिल्लाह खां अपने किन दिनों को भूलते थे? यौवन के। फटासुर ने बक्से लुंगिया क्या क्या है? आज फटी तो कल सिल जाएगी। मालिका यह है दुआ कौन सा मांगता था? बिस्मिल्लाह जी के द्वारा यहाँ पर मांगी गई थी। प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान क्या कहलाता है? नौबत खाना। नेक्स्ट आपका संस्कृति। संस्कृति लिखी गई है बदंत आनंद कोसलैन जी के द्वारा। बदंत आनंद कोसलैन जी एक सुप्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु भी थे और हिंदू के महान प्रचारक और प्रसारक भी थे। उनका जन्म 1905 में अम्बाला जिले के सोहाना नामक गांव में हुआ। कहाँ पर हुआ? 1905 में अम्बाला जिले के सोहाना नामक गांव में हुआ और 1988 में उनका निधन हो गया। संस्कृति जो है वो पाठ का सार वो हमारा बदंत आनंद कोसलैन जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन आपका, बदंत जो कोसलैन हैं किस राज्य के रहने वाले थे? हरियाणा के रहने वाले थे।
उन्होंने बीए की परीक्षा कहाँ से पास की थी? लाहौर से। रहने वाले हरियाणा के थे और बीए की परीक्षा पास की थी लाहौर से। इनका निधन कब हुआ? 1988 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। बचपन का नाम पूछा हुआ है हरनाम दास। इनके बचपन का नाम था हरनाम दास। बसंत आयन कोचलायन जी किस महान कांग्रेस नेता से प्रभावित होकर अपने जीवन का लंबा समय बिताया? महात्मा गांधी जी। अपने पूर्वजों की खोज की वस्तु को अनायास प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम था सब्बे। संसार ने मजदूरों को सुखी देखने का सपना किसने देखा था? कार्ल मार्क्स ने सुखी देखने का सपना देखा था। तृष्णा से वशीभूत लड़ती कटती मानवता को सुख से रखने के लिए घर का त्याग किसने किया? सिद्धार्थ जी ने घर का त्याग दिया। रूस का भाग्य विधाता माना गया है लेनिन को। जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है उसको हम संस्कृति कहते हैं। नई चीज़ की खोज कौन करता है? सभ्य व्यक्ति ही नई चीज़ की खोज करता है। मोती भरा थाल किसे कहा गया है? तारों से भरे आकाश को मोती भरा थाल कहा गया है। लेखक के अनुसार मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है? मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। संस्कृति का संबंध मानव के किस जीवन से होता है? आंतरिक जीवन से। कौन डबल रोटी के सूखे टुकड़ों स्वयं न खा दूसरों को खिला देता है? लेनिन जी। संसार ने मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन किस में बिता दिया? दुख में बिता दिया। प्रस्तुत पाठ के अनुसार सिद्धार्थ ने कितने वर्ष पहले घर को त्याग दिया था? 2500 साल पहले घर को त्याग दिया। लेखक ने सभ्यता को किसका परिणाम बताया है? संस्कृति का। लेखक ने मानव सभ्यता किसे कहा है? मानव के बाहरी व्यवहार को। लेखक ने असभ्यता की जननी किसे कहा गया है? असंस्कृति को। मानव संस्कृति कैसी वस्तु है? मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। यह संसार परिवर्तित होता है अक्षर अक्षर की पल पल में यह परिवर्तित होता रहता है। आग के आविष्कार की पृष्ठभूमि में मूल तत्व का नाम है पेट की ज्वाला। सिद्धार्थ गृह त्याग का सर्वोच्च के लक्ष्य क्या था? मानव सुख। संस्कृति के दायरे न्यूटन कौन थे? संस्कृत, यानी कि संस्कृति के दायरे न्यूटन थे संस्कृत। तो स्टूडेंट्स ये आपके लेसन हो चुके हैं। जो कृतिका भाग 2 है हिंदी 10वीं क्लास की उसको हम कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।